पद्मश्री श्यामनंदन किशोर सभागार में आप विद्वत जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास दिन है। आप जैसे देख रहे हैं सामने पुस्तक लोकार्पण समारोह है। नेपथ्य में या इसके अंदर की बात एक यह है कि हमारे गुरु और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी का आज जन्मदिन है और सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, षष्ठी पूर्ति है। आज ये 60 वर्ष के हो गए। हमारे विद्यार्थियों ने अपने गुरु के लिए कुछ सोच रखा है। कविता प्रकाशन के मालिक कर देते हैं अभी श्री अशोक बुद्ध जी डॉक्टर सतीश सर के सम्मान में अंग वस्त्र से सर को सम्मानित करेंगे। श्री अशोक बुद्ध जी। यह षष्ठी पूर्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस विभाग के लिए, हमारे लिए और हमारे जैसे और लोगों के लिए। सतीश सर हमारे गुरु हैं और हमारा उनका साथ 3 दशकों का है। हमारे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण मोड़ आया, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सभी जगहों पर सर खड़े मिले और सर के मार्गदर्शन से ही मेरा विकास हुआ या मेरी जो परेशानियां हुई वो कम हुई। सर के लिए आज के अवसर पर मुझे आपको बताना यह है, आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते और समझते भी हैं कि सर के भीतर एक मन है और वो मन बड़ा ही कोमल है और वो करुण भाव से जागृत है। दुखी जनों के लिए ये संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं और यह जो गुण है, यही गुण मनुष्य को इंसान से देव गुण की ओर ले जाता है। आप सभी इन प्रसंगों को सुने या जाने होंगे कि एक अवसर आया कि जब कुंती या द्रौपदी से कृष्ण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए,
सुख या दुख। तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख चाहिए। फिर अगला सवाल यह था कि दुख क्यों चाहिए? तो दुख इसलिए चाहिए कि जब मैं दुख में रहूंगी तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो कृष्ण के साथ के लिए उन्होंने दुख को चुना। तो हमारे गुरु जिस सहृदयता से अपने जीवन में भी, अपने लोगों के जीवन में भी कष्टों को, दुखों को झेला है या झेलने की साहस या ताकत दी है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मंचासीन हमारे मेहमान भी हैं और हमारे शिक्षक भी हैं। एक बार मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ और उसके बाद लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। मंच पर बाएं से श्री मनोज मोहन जी विराजमान हैं। श्री मनोज मोहन पत्रकार हैं और सर के अनन्य मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कि इनको जिस रूप में हम लोग जानते हैं उससे ज्यादा बार बार सर से सुनते हैं मनोज जी के बारे में। आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है। आप एक बार इनके लिए ताली बजाएं। मनोज मोहन जी के बगल में प्रोफेसर राजीव कुमार झा हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार झा हिंदी के प्रोफेसर हैं और एलएस कॉलेज में हैं और सतीश सर के अनन्य लोगों में से एक लंबा साथ हम लोगों का भी है। आप हमारे बीच हैं। राजीव सर के बगल में वीरेंद्र सर हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनमें से जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आप काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के पढ़ाते हैं और एक सफल शिक्षक के रूप में इनकी पहचान है। ठीक मध्य में जो विराजमान है वो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति हैं और इस विभाग के प्रमुख व्यक्ति हैं। हमारे गुरु हैं और इनकी 2 किताबों का आज लोकार्पण है। आप हैं प्रोफेसर सतीश कुमार राय। ठीक उनके दाहिने हाथ बैठे हुए हैं डॉक्टर राकेश रंजन। आप विभाग के सदस्य हैं। आप जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, सुकोमल व्यक्तित्व के धनी हैं और इस विभाग की साहित्य सर्जना या सर्जनात्मक गतिविधियों का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर राकेश रंजन। राकेश जी के बगल में दाहिने हाथ में बैठी हुई हैं डॉक्टर संध्या। ये सभी आए तो साथ हैं और इनका साथ काफी मजबूत है। एक प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर संध्या ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई। संध्या के ठीक बगल में डॉक्टर सुशांत है। बड़ा प्यारा और सुंदर नाम है। सारे विद्यार्थी इन सारे लोगों से परिचित हैं। सुशांत अध्यापकीय जीवन से पहले प्रशासनिक जीवन में और फिर हिंदी की सेवा में हिंदी अधिकारी के रूप में बैंक में कार्य कर चुके हैं और लगातार अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस विभाग को पुष्प के और प्रभावित कर रहे हैं। पंचों में बैठना था मंच पर, लेकिन हम लोगों ने और भी काम चल रहा है इसलिए तय किया कि 2 लोग हमारे जो साथी हैं वो मंच में रहेंगे। डॉक्टर उज्ज्वल आलोक हैं। डॉक्टर उज्ज्वल तकनीकी रूप से हिंदी के लोग तकनीक थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन उज्ज्वल थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो कम और ज्यादा को मिला करके एक तालमेल बन जाता है और एक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिससे डॉक्टर उज्ज्वल आलोक
उज्ज्वल भी हैं और आलोक भी हैं, इस विभाग को आलोकित कर रहे हैं। अभी अभी विराजमान हुए हैं सभा में प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। आप हमारे अध्यक्ष हैं। आप मूल रूप से यहीं के प्राध्यापक हैं, लेकिन फिलवक्त एक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं जो अभी बहुत विनम्रता से उठ के चले गए अंदर, डॉक्टर पुष्पेंद्र। लगातार पुष्पेंद्र ने इस विभाग के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे करने में कोई संकोच नहीं है पुष्पेंद्र को। और बहुत कम समय में जो अनुभव और जिस तरह की निष्ठा है पुष्पेंद्र के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इनका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है, ये बहुत आगे तक जाएंगे। पंच में काफी लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर हेमा हमारे सामने, हेमा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं MSKV महाविद्यालय में और इस विभाग की छात्रा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब आए तो 4-6 बैच पहला ही बैच होता है। अपने बैच की टॉपर रही और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर से भी काफी जुड़ी हुई। दो लोग बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं अथवा कम दिख रहे हैं, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर चितरंजन और डॉक्टर सोनम। बड़ा प्यारा नाम है और उसी तरह से काम भी करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है जहाँ भी है। एक राकेश रंजन है यहीं के विद्यार्थी जो अभी 17 में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, राकेश जी को जानते हैं, 17 में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रदेव सिंह जी विराजमान हैं। भी कहीं होंगे मनोज जी हैं और बाकी हमारे ये डॉक्टर सोनी हैं। ये सारे लोग साहित्य को समर्पित कर दिया इन लोगों ने अपने आप को, और लगातार हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका नाम हमने विशेष रूप से लिया इसलिए कि हमारे विद्यार्थियों को ये लगे, जो हमारे शोधार्थी या विद्यार्थी हैं वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ ये लोग अभी पहुँचे हैं 2-3 वर्ष पहले। इसलिए मैंने जानबूझकर इन लोगों का नाम लिया कि आप इनसे प्रेरणा लें कि आपके बीच के लोग हैं और आप जल्दी से जल्दी इनकी जगह पर नहीं लेकिन इनकी तरह बन जाइए। अब राकेश जी से आग्रह है कि लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जो पुस्तकें हमारे बीच हैं, उज्ज्वल आलोक, डॉक्टर सुशांत, हेमा, ये सभी लोग इस तरफ आ जाए। पुष्पेंद्र, 2 पुस्तकें हैं, आलोचना के सूत्र और अध्ययन और अनुशीलन की दिशाएं। इन दोनों पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। ऐसा बहुत कम देखा सुना जाता है जब सारे विभागीय सदस्य मिलकर अपने अग्रज, अपने गुरु, अपने अध्यक्ष समवेत एक साथ सारे लोग मिलकर आलोचना के सूत्र इस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं, मतलब लोग को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके जो साक्षी बन रहे हैं वो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शोधार्थी हैं,
या शहर के प्रबुद्ध जन हैं। बड़ा सुंदर संयोग आपके बीच आलोचना के सूत्र लेखक प्रोफेसर सतीश कुमार राय। इसके साथ ही दूसरी पुस्तक है अध्ययन एवं अनुशीलन की दिशाएं। दोनों पुस्तक लोक के बीच अभी अभी अर्पित किया गया है। आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे और पुस्तक पर विस्तार से फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो कुछ चर्चाएं होंगी। ये पुस्तक ऐसी है जो अभी अभी आई है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है ठीक से। अब मैं आग्रह करूंगा उज्ज्वल ने षष्ठी पूर्ति के अवसर पर कुछ सोच रखा है जो अभी प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, जो थोड़ी देर पहले आपको धुन सुना रहे थे, वो अब स्वयं आइए। डॉक्टर उज्ज्वल सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। सर के लिए ही यह कविता मैंने लिखी। इसमें सर्वनाम में वे की जगह वह का प्रयोग है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और यह प्रयोग इसलिए किया गया कि हम अधिक आत्मीय जिसके साथ होते हैं उसके साथ कर लेते हैं। विराट काया जैसे कि विराट कृष्ण का अस्तित्व हो। विराट काया जैसे कि विराट कृष्ण का अस्तित्व हो। मुख पर तेज ऐसे जैसे उज्ज्वल कोई दीप्त हो। मुनि नहीं वह जो हर पल मौन रहता। मुनि नहीं वह जो हर पल मौन रहता है। मुखर इतना कि हर बात सीधी करता है। हाथ अस्त्र और मन में ज्ञान का नहीं कोई अभाव है। हाथ अस्त्र और मन में ज्ञान का नहीं कोई अभाव है। परशुराम का वंशज परशुराम जैसा स्वभाव है। समझने रचना और रचनाकार का मन। समझने रचना और रचनाकार का मन। स्वयं करता चिंतन और कराता अनुचिंतन। नेपाली के गीत सुनाता, रचनाओं से रोज टकराता। भुवनेश्वर के नाटकों का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। हम लोग रोज देखते हैं। भुवनेश्वर के नाटकों का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वयं विशाल बोधि वृक्ष बुद्धों को बुद्ध बना देता और देता भी सबको छांव है। विद्या जिसकी पूंजी विद्यार्थी जिसकी आय है। विद्या जिसकी पूंजी विद्यार्थी जिसकी आय है। हम सबका प्यारा वही सतीश कुमार राय है। बहुत बढ़िया डॉक्टर उज्ज्वल। सर की लोकप्रियता ऐसी है कि अगर हम छोड़ दें तो कुछ ना कुछ सुनाते सुनाते शाम लोग कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने समय सीमा के अंदर चीजों को रखा है। आपको एक जानकारी और देते हैं कि आज सर की 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और बहुत जल्द सर पर एक पुस्तक आ रही है जिसका नाम है समय, सृजन और संवाद। अगले महीने इसी सभागार में हमको लगता है कि फिर मिलेंगे इस तरह। वैसे परसों मिलना है लोकार्पण के बाद और जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ जो यह कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही शांत और सुंदर माहौल में, इसको और बेहतर बनाने के लिए मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पे आए। डॉक्टर राकेश।
आज इस आयोजन और संपूर्ण हिंदी समय की दुर्लभ उपस्थिति आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, इस संबोधन में जब मैंने दुर्लभ शब्द कहा तो इस शब्द के विकास क्रम को भी ध्यान में रखना है। दुर्लभ शब्द से शब्द विकसित हुआ हिंदी में तद्भवीकरण की प्रक्रिया के द्वारा दूल्हा के रास्ते दुल्हा। तो आज के समय की और इस सभा की दुर्लभ उपस्थिति, दुर्लभ शब्द के शिष्ट प्रयोग के साथ गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी मंच पर उपस्थित इस आयोजन के अत्यंत समर्थ, सुधीर, संवेदनशील, सक्षम, दक्ष संचालक बड़े भाई प्रोफेसर कल्याण कुमार झा जी, अग्रज डॉक्टर राजीव कुमार झा जी, मनोज मोहन सहाय जी, गुरुदेव प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी, बहन संध्या और सम्मानित सभा। आपको ये जान के पता नहीं अजीब लगेगा या कैसा लगेगा, कल 10:30 बजे रात में भाई पुष्पेंद्र कुमार ने फोन करके कहा कि आपको सर की पुस्तकों के विषय में 2 बात करनी। गाली याद आए, एक तीर वो सीने में मारा कि हाय हाय। कलकत्ते का जो नाम लिया तुमने दिलनशी, एक तीर वो सीने में जो मारा कि हाय हाय। जिस व्यक्ति के विषय में आपकी संवेदना अत्यंत गहरी हो, भावनाएं जटिल हों, विचार, सदिच्छाएं, शुभकामनाएं, ये सारी भावनाएं गुत्थम गुत्था हों, जिस व्यक्ति के बारे में उस पर बोलना कठिन। यह जरूर है कि इन दोनों पुस्तकों का प्रूफ मैंने देखा, लेकिन प्रूफ देखना एक बात है और किताब पढ़ना बिल्कुल दूसरी बात। मेरे इस अनुभव को मनोज मोहन सहाय जी से बेहतर इस सभा में और कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको ये कहा जाए कि आम का विश्लेषण करो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आम कच्चा है, अब पका है, पका हुआ है, उसकी छाल पतली है कि मोटी है, गुठली बड़ी है छोटी है, आम कलमी है कि बीजू है, और कौन सा आम है और कहाँ का आम है। ये एक बात है, लेकिन आम खाना, आम का रसास्वाद प्राप्त करना दूसरी बात। तो प्रूफ देखने के बावजूद मैंने इन पुस्तकों के शरीर को तो छुआ था, इनकी आत्मा का स्पर्श करना अभी बाकी था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं इन पुस्तकों के विषय में 1-2 बात कहूंगा। गुरुदेव के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में, एक शोध निर्देशक के रूप में,
एक संपादक के रूप में, एक साहित्यिक पत्रकार के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, हर रूप में इनकी जो क्षमता है वो लगातार हम सबने इतने वर्षों से देखी। लेकिन इन क्षमताओं के बीच इनका जो रचनात्मक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का जो सृजन कर्म है वह भी साथ साथ चलता रहा। इन दोनों पुस्तकों में आपको जानकर खुशी होगी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको ये झांक नहीं आए। कुछ काम तो बिल्कुल मौलिक किस्म के, और पहली बार आचार्य शिवपूजन सहाय की शोध दृष्टि पर इस पुस्तक में शानदार लेख है। मोहनलाल महतो वियोगी पर पहली बार मैंने एक लेख पढ़ा। राम इकबाल सिंह राकेश पर नवल ने भी काम किया है, उनकी पुस्तक का संपादन किया है, समग्र का संपादन किया है। लेकिन उस काम के बाद पहली बार इस कवि पर इस इतने बेहतरीन, तेजस्वी, उत्तर छायावादी और छंद के उस्ताद कवि पर यह लेख मैंने इस पुस्तक में देखा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, फादर कामिल बुल्के, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, विजेंद्र नारायण सिंह, राजेंद्र यादव, खगेंद्र ठाकुर, नंदकिशोर नवल, रेवती रमन, इन सब पर जो आलेख हैं बहुत ही सुस्पष्ट भाषा में, सुव्यवस्थित ढंग से, सुचिंतित रूप से और तथ्यपूर्ण ढंग से लिखे हुए। प्रेमचंद के साहित्य पर, उस साहित्य के अनेक पक्षों पर आलेख हैं। कथाकार रूप हो, उपन्यासकार रूप हो, नाटककार रूप हो, यहाँ तक कि प्रेमचंद का जो पत्रकार और संपादक रूप है, इन रूपों पर भी अलग से आलेख हैं। अगर आपको प्रेमचंद को समग्रता में समझना है, ये दोनों पुस्तकें बहुत सहयोगी साबित होंगी। नेपाली पर पूरे हिंदी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण काम किसी आलोचक ने नहीं किया। जब हम लोग किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, हम समय होते हैं, हम वक्त होते हैं, तो उस व्यक्ति को कई बार साधारण समझ लेते हैं और इस समझ के पीछे उस व्यक्ति की अपनी एक व्यावहारिक लापरवाही भी होती है। लेकिन इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में नेपाली पर अगर आपको कोई काम करना हो, देखना हो, नेपाली की कविता को समझना हो, नेपाली की कविताओं के पास जाना हो, तो आपके पास डॉक्टर सतीश कुमार राय के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं। आलोचना के सूत्र में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पर 75 पृष्ठों का एक आलेख है। शास्त्री जी के साहित्य के जितने पक्ष हैं, गद्य के, पद्य के, यहाँ तक कि शास्त्री जी ने जो गजलें लिखी हैं, उन गजलों पर भी इस आलेख में बहुत अच्छी टिप्पणी है, उदाहरण के साथ। दिनकर साहित्य से संबंधित कई लेख हैं, रसवंती पर, रश्मि रथी पर, कुरुक्षेत्र पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर। लेकिन जो बात अलग से ध्यान खींचती है वो ये है कि इन दोनों पुस्तकों में ऐसे अज्ञात लेखकों पर कई लेख हैं जो आपको साहित्य की एक बड़ी ही प्रामाणिक और नई दुनिया में ले जाएंगे। टी.एस. एलियट ने कहा है कि आप कितने बड़े आलोचक हैं और साहित्यकार हैं, उसका आधार यह नहीं है कि आपके पसंदीदा कवि कितने बड़े हैं।
उसका आधार ये है कि आपके पसंदीदा कवियों में गौण कवि कितने। चंपारण और मुजफ्फरपुर के ऐसे कवियों और लेखकों पर इसमें कई लेख और टिप्पणियां हैं जो गौण रहकर भी अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, साहित्यिक, मानवीय चेतना के विकास में योगदान करते हैं। हम सब के लिए यह बात समझने लायक है कि कई बार हम किसी शहर, किसी महानगर, किसी कस्बे, किसी गांव के साधारण छोटे मोटे कवियों की अवहेलना करते हैं और ऐसे सलूक करते हैं जैसे निराला ने कहा था, ब्राह्मण समाज में जो अछूत, वे अजीब किस्म के लद्दर से झोटन लोग हर कस्बे में मिलेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो अपने क्षेत्र की साहित्यिक, सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करते हैं और उसी निर्मिति की आधारशिला पर देश के बड़े लेखक खड़े होकर कविता, कहानी सुनाते हैं और आप कहते हैं कि ये कवि बहुत बड़ा है। अगर ये लोग न हो कस्बों में, शहरों में, महानगरों में, आपको कौन सुने? वो जनता कहाँ से तैयार हो? वो पाठक कहाँ से तैयार हो? शिवदेव शर्मा पथिक, राम इकबाल सिंह राकेश जैसे आधा दर्जन ऐसे गौण माने जाने वाले लेखक हैं जिन पर इन पुस्तकों में आलेख है। इस बात को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस पुस्तक में जो आखिरी लेख है वो नंदकिशोर नवल पर है। नंदकिशोर नवल से करीब 25 वर्षों का मेरा साहचर्य रहा। वे मेरे साहित्यिक गुरु रहे। उनके काम से आप लोग वाकिफ होंगे। उनकी लिखित और संपादित पुस्तकों की संख्या 70 से अधिक होगी। उन्होंने कसौटी नामक साहित्यिक पत्रिका के 15 अंकों का संपादन किया। उस पत्रिका में सहयोगी संपादक की भूमिका में मैं भी था। कसौटी के बारे में जो टिप्पणी है इस पुस्तक का आखिरी अनुच्छेद है, मैं पढ़कर सुना। लिखा है, कसौटी का प्रकाशन भले अल्पकाल तक हुआ, किंतु स्तरीयता और सामग्री संचयन की दृष्टि से यह पत्रिका प्रतिमान बनकर उभरी। नवल जी ने भले ही इसमें अपनी परिकल्पना को पूर्णतः साकार होते नहीं देखा हो, किंतु इस पत्रिका ने पाठकों की समग्र साहित्य दृष्टि विकसित की, उन्हें परंपरा और रचनात्मक परिवेश से परिचित कराया। अल्पजीवी होने के बावजूद यह कालजयी होगी, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास के लिए अनिवार्य और भविष्य की पत्रकारिता के लिए प्रेरणा स्तंभ। इसकी वर्तनी संबंधी सावधानी कल्पना का स्मरण कराती है और वैचारिक प्रतिबद्धता समालोचन की झलक देती है। ऐसी ही पत्रिकाओं का पाठ हमें चुनौती भी देता है और संकल्प भी। विज्ञापनबाजी, आत्ममुग्धता और दुर्बल सांसों से मुक्त ऐसी ही पत्रिकाएं विरासत को अग्रेसित करती हैं और अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन कर मंच से हट जाती। कसौटी पर साथियों इससे बेहतरीन टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक आलोचक क्या करता है? एक नैतिक दृष्टि संपन्न आलोचक क्या करता है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में भावक या आलोचक के 4 भेद बताए। उनमें पहला है आलोचकी। ऐसा आलोचक जिसको अच्छी से अच्छी रचना भी अरुचिकर लगती। दूसरा है
स्वतृणाभ्यवहारी, हर प्रकार की घास चढ़ जाने वाला, ऐसा आलोचक जिसको अच्छी रचना बुरी रचना सब अच्छी ही लगती। और तीसरा है मत्सरी, ऐसा आलोचक जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर आलोचना करता है। अगर किसी मित्र की रचना बुरी भी हुई तो अच्छी, और किसी शत्रु की रचना अच्छी भी हुई तो बुरी। और जो चौथा है वो है तत्वाभिनिवेशी, किसी भी रचना के तत्व में अभिनिवेश करने वाला, किसी भी रचना के मर्म में प्रविष्ट होने वाला, किसी भी रचना की आत्मा का स्पर्श करके उसका रस और आनंद ग्रहण करने वाला, यही सच्चा आलोचक। कबीर पर इस पुस्तक का जो पहला लेख है, बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में हैं, लेकिन इस लेख का एक अंश सुनाकर, क्योंकि इसका एक सामयिक संदर्भ भी है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। लिखा है, कबीर का प्रेम दर्शन। कबीर का प्रेम दर्शन अत्यंत व्यापक और प्रत्येक देश काल के लिए प्रासंगिक है। कबीर की जो कविता है उसके कई पक्ष हैं, अर्थ पक्ष हैं, लेकिन इन्होंने कबीर के प्रेम पक्ष को ही केंद्र में रखा। क्यों रखा है? प्रेम को ही केंद्र में क्यों रखा? क्योंकि आज पूरे जगत में जो भावना सबसे ज्यादा आक्रांत है, जिस पर सबसे ज्यादा आघात हो रहे हैं देश में और पूरी दुनिया में, वह यही भावना। कबीर का प्रेम दर्शन अत्यंत व्यापक और प्रत्येक देश काल के लिए प्रासंगिक है। प्रेम में मध्यस्थता नहीं होती। कबीर का प्रेम अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई मध्यस्थ नहीं मांगता, इसीलिए वह पीड़ित, इसीलिए वह पंडित, पुरोहित और मुल्लाओं की सत्ता को चुनौती देता है। कबीर का प्रेम साधना से दीप्त है, वो उपासना का पर्याय है और मनुष्यता को संरक्षित रखने वाली संवेदना भी। आज हम इस प्रेम से वंचित हो गए। इसकी साधना के प्रति उदासीन हो गए हैं। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका समाधान प्रेम द्वारा ही संभव है। आज का भारतीय समाज पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रांत है, इसलिए कि उसे उसका कबीर नहीं मिल रहा। आज का विश्व अशांत है, इसलिए कि वह कबीर जैसे योद्धा साधक से वंचित है। प्रेम ही वह सेतु है जिसके द्वारा हम समस्याओं और त्रासदियों का भवसागर पार कर सकते हैं। साथियों, आज के समय में जब हमारे देश में और पूरी दुनिया में इतने आधारों पर बंटवारे हैं, भेदभाव हैं, लफड़े हैं, झगड़े हैं, फसाद है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और विचारधाराओं के नाम पर, इन फसादों के बीच, इन परिस्थितियों में कबीर का प्रेम दर्शन आज का अभिप्रेत है, आज की जरूरत है। इस पर आलोचक ने खास तौर से अपने पूरे लेख को केंद्रित किया है। यही तत्वाभिनिवेशी आलोचना का एक लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको धन्यवाद राकेश। राकेश को सुनने के बाद या राकेश को कुछ कहने के बाद मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी का। आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लंगट सिंह महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी के और विश्वविद्यालय में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज आर्ट्स हैं। आप हमारे अग्रज भी हैं।
और साहित्यजीवी भी हैं। बंधुओं, आज हमारा मन राकेश के इस वक्तव्य के बाद बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। पहले तो राकेश ने सफाई दी और बाद में उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया, तो ये कवि तो है ही, अगर हमारे हाथ में रहता तो आज से ही मैं इनको आचार्य बना। तो इसी तरह राकेश की साहित्य धर्मता आगे बढ़ते रहे, गुरु का आशीर्वाद इन्हें मिले। अब मैं अपने अग्रज प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। हमारे पास भावनाएं बहुत हैं, हमारे बीच वक्ता भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हमारे पास समय भी कम है और हमारा मन है कि आज के दुर्लभ वो भी सुनना है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी वक्ताओं के लिए एक बार आग्रह करूंगा कि समय हम लोग थोड़ा कम खर्च करेंगे। प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह। अपने ही विभाग में अपने ही विभागाध्यक्ष विद्वान सहधर्मी सहपाठी सहयात्री प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी का आज के इस विशेष अवसर पर सुगंधित शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं और अपने सभी विद्वान सहकर्मियों की ओर से भी उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। राकेश ने इतनी और गंभीर बातें कह दी कि बिना पढ़े पुस्तक पर तो कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आलोचना कर्म बहुत संश्लिष्ट और जटिल कार्य है और लेखक जितने हुए हैं उन्होंने यश कामना के लक्ष्य से रचनाएं तो बहुत की हैं, मगर उन्होंने अपेक्षा भी रखी है कि मुझ पर लिखा जाए, मुझसे संबंधित आलोचना कर्म भी हो, मगर स्वयं उससे अपने को उन्होंने बचाया भी है। कम लोग हैं कवियों में भी लेखकों में भी जिन्होंने यह काम किया है। इस काम के करने के लिए किस प्रतिभा और किस अध्ययन की जरूरत होती है, आलोचना के चार जो प्रकार बताए हैं अभी राकेश रंजन ने, उसके माध्यम से भी यह सुचिंतित है। सतीश जी का आलोचना कर्म कैसा है और आज के साहित्य की जरूरत में आलोचना कर्म कहाँ खड़ा है, इस दोनों को अगर देखें तो जो सबसे प्रामाणिक बात है कि सतीश जी ने जिन आचार्यों पर या जिन लेखकों पर या जिन कवियों पर लिखा है, उन सबको पढ़ा गुना तो है ही, उनमें से ढेर सारे ऐसे हैं जिनका उन्होंने साक्षात्कार भी किया है। जैसे इसमें एक दो आलेख रामविलास शर्मा पर भी है। जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तो रामविलास शर्मा के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में जब पता चलता था और गिनती में नहीं आती थी तो लगता था कि कोई आदमी इतना कब और कैसे लिख लेता है, और वह भी जैसा तैसा नहीं। और शायद यही भाव सतीश जी को कभी उनसे मिलने का भी के लिए आकुल किया होगा और उनको यह अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। तो रामविलास शर्मा पर लिखने वाला व्यक्ति कैसी मनीषा का अधिकारी होगा और कितना अध्ययनशील होगा,
या उस निबंध को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि आज भी हिंदी आलोचना, क्योंकि इसका नाम ही इन्होंने एक पुस्तक का रखा है, आलोचना के सूत्र, तो आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा को नजरअंदाज करके हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत है आज भी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया है सतीश जी ने, कि एक समय के बाद पढ़ते और अध्यापन करते हुए इन्हें महसूस हुआ कि बीच में स्वाधीनता आंदोलन के बाद साहित्य और पत्रकारिता का संबंध थोड़ा असंतुलित हुआ। तो केवल लेखन के माध्यम से नहीं, अध्ययन अध्यापन के माध्यम से भी उस दूरी को इन्होंने मिटाया है। जैसे प्रेम और उनके कथा साहित्य को केंद्रित करके बहुत कुछ लिखा गया, मगर उनका एक पुष्ट पत्रकारिता कर्म भी है, इसको इन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया और पत्रकार प्रेमचंद पर इन्होंने एक बड़ा शोध कार्य किया और एक उपाधि भी प्राप्त की। और इस अधिकार से, इस अध्ययन के साथ उन्होंने इस पुस्तक में, आलोचना के सूत्र में, प्रेमचंद को भी और उनके साहित्य को, उनके पत्रकारिता कर्म को अपनी दृष्टि से समझने और आप तक उसको साझा करने का प्रयत्न किया है। नेपाली जितने ऊर्जावान कवि रहे हैं, हम लोग भी जब अध्ययनरत हुए थे तो नेपाली को सुनना किसी के द्वारा भी बहुत अच्छा लगता था, मगर उसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। और उस समय भी सतीश जी ईश्वर हुए थे और बलराम बाबू उनके आकाश धर्मा गुरु भी रहे हैं, उनके साथ भी उन्होंने एक पुस्तक संपादित की और बाद में नेपाली पर कई पुस्तकें, उनकी रचनाओं का भी संपादन किया, उस पर आलोचना की पुस्तकें, समीक्षा की पुस्तकें भी, और उसमें अपने विद्यार्थियों को भी उन्होंने एक बड़ा जो काम किया। पुरानी पीढ़ी का एक कर्म यह भी है कि आप नई पीढ़ी को कैसा तैयार करते हैं, तो इस दृष्टि से भी इस पुस्तक और नेपाली पर इनकी किए गए कर्म को ऐतिहासिक दृष्टि से रेखांकित किया जाना चाहिए। दिनकर सतीश जी की धमनियों में बसते, उनके समग्र व्यक्तित्व को अगर मूल्यांकित किया जाए और दिनकर को जिन्होंने रूबरू देखा है तो आपको बहुत गुण सामने मिलेगा। उनकी ध्वनियों के आरोह अवरोह से लेकर और दिनकर का जो एक बड़ा मजबूत गद्य साहित्य है, इस दोनों को देखिएगा तो एक अद्भुत गुण सामने आपको दिखाई देगा। तो सतीश जी ने निश्चित ही दिनकर पर जो कुछ भी इसमें लिखा है, उनके साहित्य पर वो साधिकार लिखा है और इनका एक बड़ा क्षेत्र है, मजबूत क्षेत्र है, वह है अनुसंधान का। और अनुसंधान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें आपने जिन सूचनाओं का उपयोग किया है वह कितना प्रामाणिक है। इस दृष्टि से हम लोग सतीश जी को मानक समझते हैं और यदि आलोचनाएं आपने प्रामाणिक रूप से की हैं तो निश्चित ही उसका आधार भी प्रामाणिक होना चाहिए। और इसके लिए प्रारंभ से ही उनको एक सुयोग मिला और उन्होंने अपने पुस्तकीय भंडार को बहुत समृद्ध रखा है। जो चीजें आपको कहीं नहीं मिले वो आप सतीश जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो साहित्य के अध्येता हैं या जो अध्यापक हैं, जिनके लिए शोध
कार्य करना और कराना भी एक अनिवार्यता है, उनको सतीश जी के उन आलेखों से यह आदर्श ग्रहण करना चाहिए। हमको लगता है कि 70 के आसपास इनके साथ जो शोध कार्य हुए हैं, उनकी सूचियों पर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि साहित्य की शायद ही कोई विधा हो जो इनके संज्ञान में नहीं रहा है। वो संस्मरण हो, आत्मकथा हो, निबंध हो, नाटक हो, कविता हो, उपन्यास हो, पत्रकारिता हो, एकांकी हो, कोई भी साहित्य की आधुनिक विधा ऐसी नहीं है जिस पर इन्होंने शोध कार्य नहीं कराया है। इसलिए इनका जो आलोचना या इनका जो लेखन कार्य है, शासकीय और अध्यात्मीय जीवन के कारण निश्चित ही बाधित हुआ है, इसके हम गवाह हैं। इनमें जितनी पोटेंसी है, इनमें जितनी ऊर्जा है और इनमें जितना अधिकतम करने की आकुलता है, उस हिसाब से अभी हुआ नहीं है, वो बाकी है। फिर भी इस उम्र तक इन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो कर सकते थे उन्होंने किया है। इसमें अपने लिए कम है, पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और साहित्य जगत के लिए अधिक है। हम इनकी इस भावना की कदर भी करते हैं, इसकी सराहना भी करते हैं और इस बात के लिए इनको शुभकामना भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर। सामने लड्डू है, जन्मदिन का माहौल है, बुलाने का दिन पे इरादा है, उनके मुंह में भी लड्डू है। ऐसी स्थिति में 30 सेकंड का समय मैं लेता हूँ। साहित्य सृजन और संवाद। जब भी आप किसी नाटक में, किसी रंगशाला में या किसी स्टूडियो में या फिल्मों में शामिल होते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो ट्रेलर का दृश्य आता है। तो साहित्य सृजन और संवाद सतीश सर पर तैयार की गई पुस्तक है और मैं प्रचार कर रहा हूँ और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि अगर समय मिल जाए तो उस पुस्तक को जरूर आप देखें। और उसमें एक आलेख है, सिद्ध आचार्य की षष्ठी पूर्ति, और ये जो प्रचार मैं कर रहा हूँ जिस आलेख की, उसके लेखक का नाम है कल्याण कुमार झा। इसी बहाने से जब आप उस किताब को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आलेख मिलेंगे जिनको पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से खुशी होगी। अब मैं श्री मनोहर मोहन जी से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आओ। जिन्हें मैं बुला रहा हूँ वो सर के मित्र हैं, आप पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर मैं मंच का आदमी नहीं और उस तरह से बोल भी नहीं सकता, अकादमिक दुनिया का भी नहीं। मैं सिर्फ सतीश का मित्र हूँ, सतीश की मित्रता के नाते नहीं आता। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक सचमुच का देश था, एक झूठ मूठ का राजा था, घोटालों का झूठ था, सच की बेईमानी। ये मेरी अपनी टीम है।
हम जब जिस विद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ रहे थे, आवागी के दिन गुजार रहे थे, तो सच के समय में थोड़ा झूठ बोलते हुए आगे चल रहे हैं। लेकिन आज के समय में सच की तलाश में आप कह सकते हैं मुब्तला हूँ, और सतीश के साथ आज के दिन होना मेरे लिए सच की ही तलाश है। मैं अकादमिक दुनिया के बाहर का आदमी हूँ। लिखना और पढ़ना, अपनी परिस्थिति दर्ज करना है। सतीश का पुस्तक प्रेम और निश्चल मन मेरे इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाते हैं। सतीश के पास जितनी किताबें हैं और जितनी पुरानी पत्रिकाएं हैं, वह किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही हो सकता है। मैं सतीश को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी एक दिली इच्छा आपके समक्ष रखता हूँ कि सतीश के बगल में मेरा घर हो, उसकी किताबें और मेरी किताबें साथ हों, और हम दोनों मित्र अपनी अपनी खोज में लिखें, पढ़ें और पढ़ने बहुत बहुत धन्यवाद। एक दृश्य अचानक उपस्थित हुआ है, जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर रमेश जी कन्वर जन्मदिन पर बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं सर को। एक और है ये डॉक्टर भावना कवित्री, क्या बात है। नीचे चलेंगे सर। और प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह, हमारे विद्यार्थी, अपना नाम स्वयं लीजिए। यशवंत और राकेश जी, ये दृश्य अपने आप उपस्थित हो गए। ये रमेश जी को इसका क्रेडिट होगा। रमेश जहाँ आता है वहाँ तो फिर से नाम आता है। डॉक्टर सोनी, क्या बात है। हमारे विद्यार्थी और शोधार्थी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। लड्डू के साथ गिफ्ट का पैकेट, जन्मदिन पर गिफ्ट मिलना और उसे खोलना, 60वीं सालगिरह, जैसे बचपन में भीतर यह भाव रहता था कि जन्मदिन आए और गिफ्ट मिले और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएं, तो 60 वर्ष में षष्ठी पूर्ति के अवसर पर यह दृश्य, जो निश्चित रूप से मन को भीतर से आह्लादित कर रहा है। हमारे विद्यार्थी अपने गुरु को वंदना कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं, और तांता लगा हुआ है। सही मायने में अगर छोड़ दें तो एलएस कॉलेज ग्राउंड में भीड़ लग जाएगी। सर की लोकप्रियता ऐसी है, लेकिन हम लोगों ने सर की ऊंचाई भी है, इसमें नहीं छिपेगा। चलिए, जिन लोगों ने ये गिफ्ट प्रदान किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोफेसर राजीव कुमार झा जी से आग्रह है, आप मोबाइल पर हैं, लेकिन और साथ ही यह भी आग्रह है, आग्रह सारे लोगों से है। जैसे मनोज सर ने आग्रह को मान लिया, वैसे ही बाकी वक्ता मान लें। प्रोफेसर राजीव कुमार झा। सतीश राय जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको अपनी तरफ से अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आज उनकी 2 पुस्तकों के प्रकाशन, माइक ले लीजिए, माइक है तो बोला, प्रकाशन का भी दिन है।
मैं आया था स्पष्टता से और ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि आया तो जरूर था इस निमित्त कि लोकार्पण में पहुंचूंगा तो दोनों पुस्तकें मुफ्त में मिलेंगी, जो देना नहीं चाहते। किताब दे तो देते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से देते हैं, बहुत चिरोड़ी करनी पड़ती है। आज के अवसर को उपलब्ध हुआ तो बहुत आसानी से किताबें मिल गई, उसके लिए कोई प्रयोजन सिद्ध करने का अवसर नहीं है, मिल गई। तो इनसे यह जरूर सीखने की चीज़ है। और कभी कभी कष्ट भी होता है कि इतने प्रशासकीय व्यस्तताओं के बीच कैसे अपने अंदर ही रचनात्मकता जीवित रखते हैं। इतने जंजाल बातों के बीच जब हम लोग इनके पास होते हैं उस समय भी हम लोग के पास नहीं होते, लगातार फोन कॉल्स और लगातार मित्रों के आने की आहट के बीच कि कैसे इस सब का समीकरण हल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यह सीखने की चीज़। तो मुझे लगता है कि भगवान जो एक गुण इनमें है वह गुण हम सब मित्रों के बीच में भी थोड़ा वितरित हो कि हम सब भी साहित्यिक सौंदर्य में से वृद्धि कर सकें जो ये लगातार करते रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर जैसा संचालक महोदय ने भी आदेश दिया है कि कम ही समय में मेरे पास कहने को भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ प्रसन्नता इन शब्दों के साथ ही 2 किताबें मुझे मिल गई और शुभकामनाएं इसलिए कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी ने अक्षरशः आग्रह का पालन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजीव कुमार झा जी। अब मैं अपने विभागीय सहयोगी डॉक्टर संध्या पांडे से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पे आए। डॉक्टर संध्या। मोबाइल हो ना चार्ज तो है, हाँ मोबाइल चार्ज ना हो तो है। आज षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम आज से 60 वर्ष के हुए और इस विशेष दिन पर सर की 2 पुस्तकें हमारे बीच आ रही हैं, आलोचना के सूत्र और अध्ययन और अनुशीलन की दिशाएं, जिस पर विस्तार से हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सर ने चर्चा की है आप लोगों से। आप सब इस पुस्तक को जरूर देखिए। मैंने अभी एक पुस्तक देखी है, दूसरी जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि पहली पुस्तक जो है सर की आलोचना के सूत्र, इसमें कई ऐसे लेख हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और कई ऐसे कवियों पर सर ने काम किया है जिनको आप नहीं जानते या विस्तार से नहीं पढ़ा होगा। तो इस पुस्तक का अध्ययन आप सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी पुस्तक जो सर की है अध्ययन और अनुशीलन की दिशाएं, इस पुस्तक को मैंने अभी देखा, इसकी सूची देखी। इसमें सर के शोध पत्र हैं, सर ने जो संपादन किया है उसकी जो भूमिकाएं हैं वे संग्रहित हैं। इसके अलावा कई ऐसे लेख हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सर के संपादित हुए हैं। सबका एक संकलन है जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसलिए आप सब इस पुस्तक को जरूर देखिए और सर को मैं विशेष आभार और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे कई कवि, जैसा कि अभी सर ने नाम लिया था राकेश रंजन सर ने, कवि मंतो और नेपाली जी और ऐसे कई कवि हैं जिनको मैंने अभी देखा है इस पुस्तक में, जिनसे हम लोग अभी परिचित नहीं है पूरी तरह, उनकी साहित्य साधना को नहीं जानते हैं। तो हम सबको इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए और मैं सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ पूरे विभाग परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से। धन्यवाद संध्या। डॉक्टर हेमा से आग्रह है कि आप मंच पर हैं। डॉक्टर हेमा, आप MSKV महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहीं की छात्रा रही हैं। डॉक्टर हैं। आपने मुझे अभिवादन करती हूँ। मैं अभिवादन करती हूँ मंच पर आसीन अपने गुरुवर डॉक्टर
प्रियंका मिश्रा, अपने ग्रामीण बंधु और गुरु डॉक्टर त्रिलोचन भाई राकेश रंजन जी का, जो एक मेरे अभिभावक भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का, ये भी मेरे बंधु की तरह है, अभिभावक है। मैं इसे बार बार बच्चों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती हूँ। मैं अभिवादन करती हूँ अपने गुरु डॉक्टर कल्याण कुमार झा का, जिनकी प्रेरणा से आज मैं इस मंच पर हूँ। इसके साथ ही मैं मंचासीन सभी विद्वजनों का, सभासीन जितने भी बड़े प्राध्यापक, बंधु, शिक्षार्थी, शोधार्थी, जितने भी साहित्य प्रेमी है, सबका अभिवादन करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक अविस्मरणीय दिन है। आज हमारे गुरु की षष्ठी है और इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। मैं बार बार इस मन से बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर बस इतना ही कहती हूँ कि अगर सर नहीं होते, डॉक्टर सतीश कुमार राय नहीं होते, तो मैं हेमा श्री उमाशंकर सिंह की बेटी जरूर होती, लेकिन सहायक प्राध्यापक एमएस कभी नहीं होती थी। बस इसी से समझिए कि सर से मेरी कैसी अभिज्ञता है। इस शिक्षा के स्वस्थ माहौल से उन्होंने जोड़ा, मुझे मेरा निर्माण किया मेरे गुरुओं ने इस हिंदी विभाग में। और सर के साथ एक बहुत ही आत्मीय संबंध है, पारिवारिक संबंध है। और आज इस मंच से मैं बताना चाहती हूँ वो पारिवारिक संबंध कैसा है। सर की पत्नी प्रमा राय जो है, उनका ननिहाल मेरे यहाँ है और वहाँ हम दोनों परिवार के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। और उनका बचपन, सर की पत्नी का बचपन अधिकांश अपने ननिहाल में बीता है और इस कारण उस जगह से उनको इतना लगाव है कि वहाँ से आने वाले हर लोग को इतना प्रेम देती है, इतना स्नेह देती है कि मैं इसकी साक्षी हूँ। उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य बना लिया है और इस आत्मीयता के कारण मुझे और सर के करीब रखने का मौका मिला है। पढ़ने का, सुनने का, डांट खाने का सब कुछ अवसर मिला है। बार बार आंसू बहाने का मौका मिला है, लेकिन सबकी परिणति है कि आज मैं आपके बीच हूँ। मुझे बहुत सारी कमियाँ अभी भी हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। दिए तो रोज जलते हैं, जुगनू भी चमकते हैं। दिए तो रोज जलते हैं, जुगनू भी चमकते हैं। सदियाँ गुजरती है तो आप जैसे चिराग जलते हैं। सदियाँ गुजरती है तो आप जैसे चिराग जलते हैं। रोशन है जिससे सारी खुदाई सारा कायनात। आप जलते हैं तो हम जैसे चिराग जलते हैं। सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर दीर्घायु, यशस्वी हो, स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। एक बार फिर मैं अपने विद्यार्थियों को और शोधार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर हेमा यहीं की विद्यार्थी रही है। सर के अंडर में इन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया और अपने बैच की टॉपर रही है। और फिर अभी जो बता रही है वो आपने सुना। उनके डॉक्टर हेमा को यहाँ बुलाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि आपका उद्बोधन कुछ इस रूप में हो कि आप इनकी तरह बने। अब मैं जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ वो ठीक हमारे सामने दिख रहा है लंगट सिंह महाविद्यालय के आचार्य हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार। और थोड़ा तिरछा होकर देखेंगे तो विश्वविद्यालय का भवन दिखाई देगा, वहाँ ये इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज आर्ट्स है। सामने चाय भी है, लेकिन अब चाय का मोह छोड़ना होगा सर को। सर हिंदी के बहुत ही बेहतरीन अध्येता है, प्रगतिशील साहित्य के, खास करके हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इनकी विशेष पहचान है। और बिहार से बाहर रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर उसे पूरा करना, ये बिहारी शिक्षकों के लिए थोड़ा कठिन कार्य है। सर की शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है और इन्होंने शिमला में
शोध कार्य को पूरा कराया, शोध कार्य प्रोजेक्ट को। तब ज़्यादा देर नहीं लेते हुए मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद कल्याण जी। आज इस अवसर पर डॉक्टर सतीश कुमार राय जी, हमारे अध्यक्ष, इस विभाग के अध्यक्ष, और हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले, आज वे 60 वर्ष के हो रहे हैं। यह हम लोगों के लिए अतिरिक्त हर्ष का विषय तो है, लेकिन साथ ही उनसे कुछ प्रेरणा लेने का भी अवसर है। यह अवसर बहुत गहरे विमर्श का या ज़्यादा लंबी बातचीत का तो नहीं है, फिर भी जो काम इन्होंने किया है और आज के इस अवसर पे जो 2 पुस्तकें इनकी हम सबके समक्ष आई हैं, उनके हवाले से मैं केवल 2-3 बातों की ओर उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो यह कि स्थानीयता के प्रति प्रतिबद्धता, यह सतीश जी के व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान है। जिस अंचल से, जिस राज्य से वे आते हैं, उसके साथ न्याय कर सकें और हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में या हिंदी जगत के बौद्धिक क्षेत्र में वह इलाका हाशिए पर न रहे, बल्कि उसकी उपलब्धियों को मुख्य धारा के समक्ष लाया जाए, इस हेतु अनथक परिश्रम इन्होंने किया है। यह पुस्तक उसी का साक्षी है। नेपाली जी पर 4-4, 5-5 लेख। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े तो गोपाल सिंह नेपाली वहाँ के पाठ्यक्रमों में नहीं थे। हम लोग एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर BA और MA के दिनों में गोपाल सिंह नेपाली के नाम से परिचित नहीं रहे, लेकिन इनके जैसे मनीषियों के प्रयास से आज गोपाल सिंह नेपाली पर लगभग देश भर में किसी न किसी रूप में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो यह ऐसे मनीषी शोधार्थियों का ही योगदान है। दूसरा पहलू जो इनकी पुस्तक आलोचना के सूत्र आज हम लोगों के समक्ष आई है, शुरुआत इन्होंने कबीर से की है और कबीर से शुरुआत करते वक्त मुजफ्फरपुर में काम करते हुए इन्होंने कबीर पर जो अद्यतन काम है, यानी आज कबीर अकादमिक जगत में 2 दृष्टियों से बहस के केंद्र में रहे हैं। एक जिसकी अगुवाई डॉक्टर धर्मवीर ने की, दलित साहित्य के प्रणेता के तौर पर कबीर को चिन्हित करने की कोशिश हुई और इस धारा का विरोध करते हुए उसके समानांतर एक लकीर खींचने की कोशिश पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने की कि कबीर दलित अस्मिता के नहीं बल्कि प्रेम के पीर के कवि हैं। और प्रेम वह जो मनुष्यता के धरातल पर धर्मों, संप्रदायों, जातियों, क्षेत्रों, इन सबको एक साथ समेटने का वह आधार भूमि प्रदान करता है। इस लाइन को डेविड लोरेंजन ने भी बहुत मजबूती से अपनी पुस्तक में व्यक्त किया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने थोड़ी उस रेखा को और आगे बढ़ाया और आदरणीय सतीश जी ने अपने इस लेख में अपनी पक्षधरता स्पष्ट की है। वे कबीर को प्रेम के एक ऐसे प्रस्तुता के रूप में चिन्हित करते हैं जहां आज के इस सांप्रदायिक वैमनस्यपूर्ण माहौल में एकता के सूत्र खींचने का सामर्थ्य
जिस प्रेम में है उस प्रेम को वे अपने इस लेख में रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद और दीपक को खास तौर पर इन्होंने इस पुस्तक में विश्लेषित किया है। इनके विश्लेषण के माध्यम से इन्होंने उपन्यास और कविता इन दोनों के द्वारा आलोचना के सूत्र किस तरह से निर्मित हो सकते हैं इस तरफ इन्होंने संकेत किया है। मेरे कहने का कुल आशय ये कि मुजफ्फरपुर में रहते हुए विभिन्न तरह के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए और अकादमिक जगत में आलोचना के क्षेत्र में इस तरह की पहल, इस तरह के हस्तक्षेप करने का जो स्तुत्य कार्य सतीश राय जी ने किया है, आज के अवसर पर उसको हम याद करें और उससे कुछ प्रेरणा ले, तब आज इस आयोजन की सार्थकता होगी। और आज के जन्मदिन के अवसर पर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही लेखन कार्य आगे इनका बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी। संक्षेप में आपने अपनी आलोचना दृष्टि से हमें अवगत कराया। अब मैं प्रोफेसर रमेश गुप्ता जी, जो कभी रमेश सितंबर के नाम से कविताएं लिखा करते थे और हाल ही में गुस्टा के महासचिव बनाए गए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं उस मंच से, हिंदी विभाग की ओर से तालियों का दीजिए। और प्रोफेसर रमेश गुप्ता से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए। सबसे पहले मंच पर हमारे जितने बड़े भाई सहित जितने मित्र और साथी और अनुज बैठे हैं, हम सबको उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और जितने हमारे युवा साथी मित्र हैं, आज जिस शख्स का, जिस व्यक्ति का जन्मदिन है और कहा भी जाता है, मुजफ्फरपुर अक्सर हम लोग को सुनने मिलता है कि चंपारण वाले मुजफ्फरपुर में आकर अपने मैंने वो कहते हैं विस्तार और एक आभा मंडल कायम किया है। तो इसके पहले हमारे यहाँ रहे मिश्र रवि जी और कई लोग चंपारण से देवती रमन जी रहे, जो मुजफ्फरपुर में भोजपुरी भाषी क्षेत्र होकर हिंदी जगत में और हिंदी अकादमी जगत में प्रतिष्ठा बताई। लेकिन सतीश जो हमारे राय बड़े भाई हैं, उनका जो आभा मंडल, उनकी जो उनका जो अपना एक प्रभाव मंडल है, वो सबसे भिन्न और अलग था। और तुमको जान के आप लोग सबको आश्चर्य होगा, बेतिया जैसी जगह में पश्चिम चंपारण बहुत पिछड़ा आज भी बिहार का इलाका माना जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से सबसे पूर्व यहाँ गोपाल सिंह नेपाली पैदा होते गीतों का राजकुमार कहा जाता था, और इतना उर्वर और रंगीन जगह था कि वहाँ कोई गीतकार ही पैदा हो सकता था। बेतिया का अक्सर अभिशाप है, उन गीतकार ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वहाँ इतना मीठी जन धरती है, इतना वातावरण नमी लिए हुए है कि वहाँ कोई गीतकार ही पैदा हो सकता है। वो वहाँ बहुत कड़ा व्यक्तित्व, कठोर कर्कश व्यक्तित्व पैदा नहीं हो सकता है। वो बेतिया का एक विशेषता, उस बेतिया की धरती में कोई पूरे बिहार उस कालम में टॉपर करता हिंदी में, तो पूरे हम लोग जितने छोटे थे अपने अपने कस्बे में, नरकटियागंज, बेतिया, नरकटिया, रामगढ़, सब लोग सतीश राय कौन है, चल के बेतिया मिलना चाहिए। उस समय हम लोग बेतिया आकर स्टेशन चौक पर सतीश भैया का घर था, वहाँ आकर जितने बाद की पीढ़ी के लोग थे वहाँ आकर मिलते थे और प्रेरणा लेते थे। तुम प्रेरणा की चीज है, जगह का कोई महत्व नहीं होता है, मुजफ्फरपुर रहना है, महानगर में रहना है, मुख्य धारा का धर्म होना है, कहीं से कहीं छोटी से छोटी जगह में रहकर अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से एक बड़ा मुकाम बनाया जा सकता है। सतीश भैया ने बेतिया जैसी जगह से आकर एक बड़ा मुकाम, पहचान बनाया। हम लोग के रस्त है कि हम उस जगह धरती से हैं जहाँ सतीश राय जैसे व्यक्ति को वहाँ पैदा हुए हैं, और हम अपने को उससे जोड़ के अपने परवानी और इतना ही नहीं, जन्मभूमि धरती का ऋण होता है। हमने अपना ऋण चुकाया नहीं चुकाया, लेकिन सतीश राय जब से बेतिया से है, वहाँ जिस दिन है जहाँ आदमी रहता है वहाँ जमीन भी मनाता है कि अपने बात चला जाए और
दूसरी फसल नहीं खड़ी हो, उन्होंने नई फसल खड़ी की, नई पौध खड़ी की, उसके बाद कितनी पीढ़ी के लोग वहाँ पर आए और कल्याण की और तमाम कितने लोग वहाँ पर शिष्य परंपरा में आए। वो बेतिया में शाही संगम की स्थापना किए। बीए का छात्र होकर हिंदी व्याकरण किताब लिख रहा था, इसका नाम हिंदी संक्षेपण बोध है। तो बीए का छात्र किताब नहीं लिखता है, वो सतीश राय जी का भी हिंदी किताब थी। और कविता की पहली किताब उगते सूरज की भूख बेतिया में ही छपी, सतीश राय अनजान करके। और बेतिया का इन्होंने चंपारण धरती कैसा चुकाया है, परंपरा के तृतीय स्तंभ किताब है। चंपारण के जितने भूले विषय कवि लेखक हैं, महान लेखक धनराजपुरी से लेकर जिन्होंने वाल्मीकि नगर को स्थापित करने में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी यूपी बिहार में, धनराजपुरी से लेकर रमेश चंद्र किरण से लेकर शिवचंद किरण से लेकर और गोपाल सिंह पाली से लेकर विमल राजस्थानी से लेकर तमाम भूले दूसरे महत्वपूर्ण चंपारण के लेखकों को इन्होंने उद्धार किया है। अपने जन्मभूमि का ऋण जो चुकाना होता है, इन्होंने ऋण चुकाया है। हम लोगों ने कितना राष्ट्रीय हो जाता है, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, उसके सबसे बड़ा सवाल होता है अब स्थानीय कितने। और अशोक गहते भी कहते हैं जनपद को जो कल्याण नहीं करता, स्थानीयता को जब कर्मित नहीं करता, वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं करता। सतीश ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने स्थानीयता को सिंचित करते हुए, उसको महिमामंडित करते, उसको अतिक्रमित करने पर पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो विद्यार्थी बेतिया में जाओगे तो जीवित लाइब्रेरी देखनी और जीवित चलता फिरता सबकोश लाइब्रेरी देखना, संदर्भ ग्रंथ देखना। बेतिया में जाकर तो विद्यार्थी जीवन में एमए के छात्र जीवन की जितनी समृद्ध लाइब्रेरी थी, मुजफ्फरपुर का से भी ज्यादा बेतिया समृद्ध लाइब्रेरी है। जिसको रिसर्च करना, जिस विषय में 50 सालों का 30-40 सालों का अखबार का साहित्यिक प्रतिष्ठ उनके यहाँ सुरक्षित है, जो बड़ा लाइब्रेरी नहीं करता है। सेंट्रल लाइब्रेरी धूल खा रही है, सतीश राय लाइब्रेरी में तो सब सुरक्षित है, कोई भी लड़का जाकर रिसर्च कर सकता है। ये अपने आप में जीवित लाइब्रेरी की सबको जीवित संदर्भ है, इसे सीखना चाहिए। हंसी उड़ा देना, मजाक करना आसान होता है, लेकिन किसी के साथ मेहनत और उसके साथ तपस्या और उसके साथ काम देखना कितनी लंबी यात्रा है। हम लोग अब पूछते हैं कि एक कवि को किसी नए लड़कों को कहते हैं कि पत्नी कविताएं कवि पढ़े, हमने नहीं पढ़ा। पत्नी नेपाली के बारे में, दिनकर के बारे में, हर युवा कवि को, हर युवा हिंदी के लिखने पढ़ने वालों को अपनी परंपरा और प्रतिनिधि चयन इसको पढ़ना चाहिए। सतीश भैया के सबको लाइब्रेरी में हर कवि का पूरा संग्रह मौजूद है। जिस पर काम करना हो आप काम कर सकते हैं, क्षेत्रीय भी और राष्ट्रीय भी। हम ऐसे बड़े भाई के छोटे भाई हैं, ऐसे जन्मभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति के हम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, जिसको आज मुजफ्फरपुर कहता है कि पानी के लोग सरल सीधे और सहज लोग होते हैं, जो प्यार हम बांटते हैं। सतीश भैया का व्यक्तित्व उसी तरह है, उनके परिवेश में सब हम लोग प्यार पाते रहे, प्यार लेते रहे और इसी तरह फहराते रहे, उनके प्रति यश दिन रात बढ़ता रहे। हम छोटे भाई यही शुभकामना कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच अभी भी पधारे हैं श्री राजदेव जी। नहीं, राजदेव जी को बोलने के लिए मैं नहीं बुला रहा। अभी हमारे कलाकार मित्र कुछ विलंब से आए हैं और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की है कि एक बार सब लोग जरा पुस्तक को हाथ में रख लेते हैं। तो राजदेव जी से आग्रह है काशी की ये पुस्तकें, यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई पर है, जहां पर हम अब थोड़ी ही देर में सर को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। रामानंद गुरुओं के गुरु हैं, रामानुजाचार्य। यूनान में चले जाइए तो वहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है। हमारे यहाँ इस्लाम में भी गुरु शिष्य की बड़ी जबरदस्त परंपरा है, जहाँ अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, अपने गुरु पर खुसरो ने बहुत लिखा। यहाँ कवित्री बैठी हुई हैं और जो लोग तरन्नुम में चीजों को प्रस्तुत करते हैं, वे इस गीत से जरूर परिचित होंगे, जिसका मुखड़ा है कि छाप तिलक सब छीनी ले तो से नैना मिलाएंगे। उसी गीत में एक पंक्ति है, उस पंक्ति को मैं पढ़ देता हूँ और कवि सम्मेलन में हम लोग ये करेंगे।
कि खुसरो निजाम पे बली बली दे, खुसरो निजाम पे बली बली दे। अब मैं अपने गुरु प्रोफेसर सतीश कुमार राय सर से आग्रह करता हूँ, षष्ठ पूर्ति दिवस 2 पुस्तकों का लोकार्पण, ऐसा सहयोग किसी साहित्यकार के लिए बहुत बढ़िया बात बोला। प्रकाशक लोग पकड़े हुए हैं, सहयोग बहुत बढ़िया बात है। सहयोग में दोनों अलग अलग प्रकाशक नहीं है। मंच पर उपस्थित हिंदी भाषा साहित्य के अनन्य सेवी हमारे मित्र डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, मेरे अत्यंत आत्मीय रहे श्री मनोज मोहन जी, मेरे अनुज प्रोफेसर राजीव कुमार झा जी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, भाई वीरेंद्रनाथ मिश्र जी, मंच पर उपस्थित अपनी रचना धर्मिता से अलग पहचान बनाने वाले डॉक्टर राकेश रंजन जी और मेरी आत्मा के विस्तार अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को सिद्ध करने वाले प्रोफेसर कल्याण कुमार जी, जो मंच में बैठे हुए लोग हैं, डॉक्टर राजदेव सिंह जी से मेरा संपर्क उस समय है जब मैं एक मुफस्सिल इलाके से इस शहर में आया था, छात्रावास में रहता था। तो उनकी आत्मीयता ही है कि अपनी व्यस्तता के बावजूद वे हमारे बीच में। रमेश अनुज हैं। रमेश जितने कर्मठ साहित्य सेवी हैं, उतने ही कर्मठ शिक्षक आंदोलन को गति देने वाले कार्यकर्ता भी हैं। हमारे बीच अनेक लोग हैं, मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर भावना हैं, हमारे बीच अशोक गुप्त जी हैं। कई ऐसे नाम हैं कि अगर मैं सबका नाम लूं, भाई डॉक्टर चंद्रदेव सिंह जी हैं, कई युवा प्राध्यापक हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर आज मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद छोटे भी दे सकते हैं। जब बार बार मेरी षष्ठी पूर्ति पर बात हो रही थी, तो काका हाथ रसी की एक पुरानी कविता मुझे याद आई। काका हाथ रसी की एक कविता है कि 60 बरस के हुए पिताजी और व्यर्थ है जीना उनका, लपक रही है जीभ हमारी, 1 लाख का बीमा उनका। ऐसा भगवान मारो घिस्सा, वो समाप्त जल्दी यह किस्सा, जितनी रकम मिलेगी उसमें 10% आपका हिस्सा। बहुत यहाँ भूतपूर्व लोग हैं, उनमें मैं कई मामलों में भूतपूर्व। काका हाथरसी ने ही कहा है कि भूतपूर्व का अर्थ है एक पुराना भूत। अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत मैंने कविता से की। कविताएं लिखता था, मंच पर जाता था, तालियां बजती थीं, प्रफुल्लित होता था। एक उम्र होती है जब आदमी आत्ममुक्त होता है। मुझे लगता था कि मैं भी कुछ हूं। फिर मैं नाटक की ओर उन्मुख।
बचपन में ही साहित्यिक गतिविधियों से संबद्ध हो गया। इसका कारण यह था कि मेरे पिता अपने दौर के एक महत्वपूर्ण कवि थे। पारिवारिक दायित्वों ने उन्हें एक सद्गृहस्थ बना, और दूसरा कारण यह था कि मैं भाइयों में सबसे छोटा। मेरे यहां कन्या का जन्म नहीं होता, और जब जन्म होता था तो वह मर जाती थी। मेरे 5 पुस्तों में कोई कन्या जीवित नहीं बची। मेरी एक बहन हुई, मर गई। मेरी माता जी चाहती थी कि उन्हें एक पुत्री, लेकिन मैं पुत्र होके आ गया अवांछित। जब होश हुआ तो गालिब मुझे याद आए कि न था मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैं उत्तर बिहार के सर्वाधिक अनुशासित विद्यालय का अनुशासनहीन विद्यालय KR उच्च विद्यालय, जिसका पूरा नाम है ख्रिस्त राजा उच्च विद्यालय, वहां का मैं विद्यार्थी। वह ईसाई मिशनरी थी। हिंदी का अध्यापन जो करते थे वे भूगोल के स्नातक, श्री सल्वातोरी फ्रांसिस। लेकिन हम लोगों को शुरुआत में ही यह बता दिया गया कि अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, बावजूद के साथ भी नहीं लगता है। तो भाषा के प्रति जो सजगता आई वह उस विद्यालय की देन है। आज मेरे वे शिक्षक इस दुनिया में नहीं है। आज मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता। जब छोटा था, अक्षर ज्ञान जिन्होंने कराया श्री रघुनाथ प्रसाद विभोर, वे कवि। कविता की ओर आने का एक कारण यह भी रहा होगा, जब महाविद्यालय में आया उसके पहले बहुत पानी पड़ चुका। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ, तो उस समय मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी। छात्र संघर्ष समिति बनी। KR विद्यालय से 2 प्रतिनिधि उसमें बनाए गए, एक प्रतिनिधि मैं ही हूं। मेरे पिता कांग्रेसी थे और मैं उस आंदोलन में कूद गया। जो लोग चंपारण को जानते हैं वे यह भी जानते होंगे कि राम मनोहर लोहिया का ननिहाल चनपटिया है। उनके ममेरे भाई का प्रेस था। किशोर वय में ही उन्होंने राम मनोहर लोहिया की कई किताबें मुझे दी। तो इस तरह समाजवादी चिंतन की ओर मैं उन्मुख हुआ। अब प्रमोद जी की तरह मैं समाजवादी योद्धा तो नहीं बन सका। हर आदमी में योद्धा होने की क्षमता नहीं। तो वहां एक दिशा हुई, लगा कि कुछ बदलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा निकालने की कोशिश में हम लोग भटकते रहे। जब मैट्रिक का परीक्षा फल आया तो मुझे प्रथम वर्ग नहीं। पिता ने कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुमको मात्र हो। उनकी आशा का मैं केंद्र था। मेरे 3 अग्रजों को मैट्रिक में प्रथम श्रेणी नहीं आई थी, तो वे मुझसे चाह, और यहीं से संघर्ष का एक दौर शुरू। मैं इंटर का विद्यार्थी था। उस समय एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, बीए ऊंचता उनका। वे एक विद्यालय चलाते थे
उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप मेरे विद्यालय में आइए और इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कीजिए, एजुकेशन डिबेट में प्रशिक्षित कीजिए हमारे विद्यार्थी। मैं कुछ झिझका, कुछ संकोच हुआ, अपनी क्षमता को लेकर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। इस तरह मैट्रिक के बाद ही मैं अध्यापक। उसी समय बेतिया में एक कोचिंग संस्थान बहुत नामी था, संजीवियर कोचिंग। उस कोचिंग में मैं हिंदी और इतिहास, जिसके डॉक्टर यहां सामने बैठे हुए हैं रामदेव सिंह जी, वहां मैं अध्यापन करता था। और वहीं कई ऐसे लोग मिले जो आज प्रशासन में बहुत ऊंचे पद पर। मैं KR विद्यालय साहित्य परिषद का अध्यक्ष। मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद इच्छा हुई कि इसका विस्तार किया जाए, और उसी विस्तार की लालसा लिए मैं महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय की एक यशस्वी प्राध्यापक से मिला, जिनका नाम है प्रोफेसर बलराम मिश्र जी। वे दिवंगत हो गए, लेकिन आकाश धर्मा गुरु की जो परिकल्पना है, वह परिकल्पना उनके व्यक्तित्व में साकार होती है। मैं बहुत उग्र था, आंदोलनकारी था, भटका हुआ। मुझे रास्ते पर लाने के लिए, मुझे मेरी क्षमता का बोध कराने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न। यह उन्हीं की महिमा है कि आज मेरे हाथ में बंदूक की जगह कलम है। एक दौर वह था, बहुत अच्छे शिक्षक थे बलराम मिश्र जी, कितने महान। जब मैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा से मिला, वे अस्वस्थ रहते थे, नहीं मिलना चाहते थे। जैसे मैंने लिखा केयर ऑफ प्रोफेसर बलराम मिश्र, वे बाहर आ भोजपुरी में कहा कि आवा सतीश, जब बलराम मिली हैं तो हर तारीफ करी हैं, तब बेटा से अधिक प्रिय पोता बोला, खेला से अधिक प्रिय होकर खेला। ऐसे आकाश धर्मी। मेरी जो पहली पुस्तक आई हिंदी संक्षेपण बोध, उस समय मैं इंटर का विद्यार्थी। MIL की कक्षा में उन्होंने संक्षेपण दिया, और संक्षेपण मैंने तैयार करके दिखाया। उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने प्रोत्साहित किया, और इंटर के विद्यार्थी की ये किताब छप कर आई, हिंदी संक्षेपण। बाद में जब निबंध और व्याकरण लिखने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि व्याकरण मैं लिखूंगा, निबंध तुम लिखो। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। आज जब यह षष्ठी पूर्ति का आयोजन है, मैं अपने उस आकाश धर्मा गुरु का अभिनंदन, उनका नमन। बलराम बाबू अगर नहीं होते तो सतीश कुमार राय नहीं। फिर मैं मुजफ्फरपुर आया, और मुजफ्फरपुर आते आते शहीद हो। MA में मैं नामांकित हुआ, और तुरंत ही मेरा विवाह हो। लंबे बाल, कभी धुआं लेकर मैं इस शहर में आया। कुछ सीखने आया था, कुछ जानने आया था, लेकिन आते आते मुझे बांध दिया गया कि भागोगे। तो मुजफ्फरपुर ने मुझे दिया भी बहुत है और लिया भी बहुत। मनोज के साथ का हमारा एक सहपाठी सुनीति कुमार सिंह एक दिन विभाग में आया, तो कहा कि मुझे सतीश से मिलना है। हमने कहा कि मैं भी सतीश। कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। क्यों? इतने लंबे लहराने वाले बाल। हमने मुजफ्फरपुर ले लिया। पूछा कैसे ले लिया? हमने कहा कि काम को भस्म करने वाले शिव ने
अपने मस्तक पर गंगा को रखा है, जो रिश्ते में उनकी साली है। यहाँ इतनी सालियों ने नर्तन किया, और शिव से अगर मैं ट्यूशन पढ़ लेता तो मैं भी जटा मां। तो इस शहर ने दिया भी है, लिया भी है। मैं आज आप सबका अभिवादन करता हूं। देखिए, मैं आदमी बहुत तल कहने के लिए जो सामने होता है उसकी झूठी प्रशंसा भी की जाती है। मैं अपनी सीमाओं को जानता। इस विभाग में सबसे अधिक बर्दाश्त मुझे रेवती रमन जी ने किया। मेरे शिक्षक भी थे, मैं उग्र हो जाता था। उनके बाद त्रिविक्रम जी जो मेरे सहपाठी थे, उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। लोग मुझे झेलते रहे। मुझे याद है एक प्रकरण, हम 4 भाई में 2 भाइयों में बहुत प्रेम था, तीसरे और चौथे में। एक को चोट लगती थी तो दूसरे को दर्द होता था। मेरे वे भाई गुजर गए। मैं यहां परीक्षा करा रहा था, सुपरिटेंडेंट था। मैं अवसन्न हो गया। विक्रम बाबू गए, लौट के चले गए। उसके बाद रेवती रमन जी गए और मुझसे लिपट गए। कहा कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम मैंने देखा है। तुम्हारा वह भाई गुजर गया, लेकिन यह भाई जीवित है और फपक फपक के रो रही। ऐसे आकाश शर्मा लोगों ने मेरा निर्माण किया है। मैं जब मुजफ्फरपुर में आया तो मैं जिनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बंदूक चला सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, वकील करा, कलम चला सकते। शोध के क्षेत्र में मैंने अपना अब तक का जीवन खपाया। क्या पाया, क्या खोया, क्या उपलब्धि रही, क्या अनुपलब्धि रही, यह मैं कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन शोध की ओर उन्मुख करने का श्रेय मेरे गुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी। यह ठीक है कि शोध के क्षेत्र में आने के बाद मेरी रचनात्मकता कुंठित हो। इसमें इतने संदर्भ, इतनी सूचनाएं, पुस्तकों का संग्रह, पत्रिकाओं को देखना और उनकी सूची बनाना, तो एक शोधार्थी के रूप में मैं अब तक चलता। इससे लाभ क्या हुआ यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कविता और नाट्य लेखन जिसमें मेरी कुछ गति थी, वह दोनों छत्र छूट गए। 2 पुस्तकें आज आई हैं। ये नई पुस्तकें नहीं हैं। इनके सारे लेख, सारे आलेख कहीं ना कहीं पहले से प्रकाशित हैं। जब मेरी षष्ठी पूर्ति की बात हो रही थी तो भाई अशोक गुप्त आए कि आपकी एक पुस्तक मैं छापूं। मैं धर्म संकट में फंसा, क्योंकि एक पुस्तक कुछ हद तक मैंने तैयार की है। वह राजकमल प्रकाशन समूह से उसकी बात हुई है, लोग भारती से वह पुस्तक आई, वह पत्रकारिता। इन्होंने कहा कि नहीं, यह काम तो करना ही होगा। तो इन्होंने मुझे जोत दी। मैं खोजने लगा और उसी खोज का परिणाम है कि आलोचना के सूत्र पुस्तक आज आपकी। जब यह सूचना मेरे दूसरे मित्र राजीव कुमार जी, जो समीक्षा प्रकाशन के प्रबंध निदेशक हैं, उनको यह सूचना मिली तो वे आए, कहा कि मुझसे नाइंसाफी क्यों, एक पुस्तक मैं छापूंगा। तो दूसरी पुस्तक उन्होंने छापी, वह है अध्ययन और अनुशीलन की दिशाएं। मैं स्वयं को एक भटका हुआ आदमी, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को लेकर बहुत सजग, बहुत सचेत रहा। आदमी अपने जीवन में जो नहीं प्राप्त करता है, वह चाहता है कि उसके बाल बच्चे, उसके विद्यार्थी वह प्राप्त करें।
आप जब हमसे आगे निकलिएगा तो वही मेरी सफलता होगी। किसी ने इसीलिए कहा है कि इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। विद्यार्थी ही मेरी पूंजी है, लेकिन मेरे अध्यापन, मेरे मार्गदर्शन का ढंग कुछ अलग है। मैं 3 तरह से अध्यापन करता हूं। मैं 3 तरह से विद्यार्थियों को जगाता हूं। एक पुचकार करके, नहीं तुम में संभावना है, तुम पहचानो, तुम कर सकते हो। एक ललकार करके कि बहुत काबिल बनते हो, आके साहस प्राप्त करो। और तीसरा दुत्कार करके, कुछ नहीं होगा भाई। उज्ज्वल आलोक हमारे विभाग का युवा प्राध्यापक है। उज्ज्वल की पत्नी भी प्राध्यापिका, BN मंडल विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका। वह मेरी विद्यार्थी रही। एक बार इग्नू से वह परीक्षा दे रही थी, देर से आई, मैंने डांटा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भागो निकम्मी। रोती हुई गई और कहा कि अब मैं कुछ करके ही आऊं। उज्ज्वल जब यहाँ बहाल हुआ, मैंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी भी हिंदी में है? कहाँ होगा, आपकी शिष्या है, नाम बताओ तो नहीं। उसने मना किया। वह स्वयं आई, मुझसे मेरे घर जाके मिली। कल्याण जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। कल्याण जी बहुत प्रखर थे, कई दिशाओं में एक साथ घूमते थे। तो मैंने पहले इनको पुचकारा भी और उसके बाद ललकारा भी। उस ललकार का क्या असर है यह आप देख रहे हैं। तो आप अगर सफल होंगे, मैं 60 का हो गया, उम्र के कितने वर्ष बाकी है यह मैं नहीं जानता हूं। रेवती जी ने अवकाश प्राप्त किया और ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। जिस नेपाली की चर्चा हुई, उन्होंने लिखा है कि लगेगी ऐसी गहरी नींद, बीन पर सो जाऊंगा मौन। पुस्तकों में रमते हुए मेरे जीवन का अंत हो जाए, यही मेरी इच्छा है। तो मैं यह चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैं जीवित रहूं, आपके माध्यम से मैं कालजयी बनूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों का धन्यवाद करता हूं और अपने विद्यार्थियों को यह संदेश देता हूं कि वे अपने हौसले को इतना बुलंद रखें कि वे कह सकें कि मेरे हौसले को डुबोना है मुश्किल, समंदर में कभी पानी नहीं है। आप यशस्वी होंगे तो हमारा यश बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अल्लामा इकबाल को उद्धृत करते हुए कि नहीं मुकाम की खबूर तबीयते आजाद, हवाए शोक मिसाले नसीब पैदा कर, हजार चश्मा पीरे संग राह में टूटे, खुदी में डूब के जरबे कलीम पैदा कर। धन्यवाद। अभी आचार्य के श्रीमुख से उनकी षष्ठी पूर्ति पर उन्हीं को सुन रहे थे। 60 वर्ष सुनने के बाद ऐसा लगता है, कैसा लगता है आप समझिए। पुरुषों के लिए ये जो 60 वर्ष है, या लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए, यहीं से ये अब युवा है, अब प्रौढ़ता की ओर जा रहे हैं। तो जवानी के दिन है, ये षष्ठी पूर्ति जवानी के दिनों में आने जाने का क्रम तो लगा हुआ है। ये तो तय नहीं है कि कब जाना है, लेकिन जब तक रहना है तब तक ऐसे ही रहना है। इसी अब मैं अपने विभागीय सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए। आपका छोटा इकरार भी होगा और धन्यवाद भी होगा। इसी
इनके उद्गार के बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। जीवमुखेन स्वकुशलमयीं हारिष्यं प्रवृत्तिं प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। दुर्लभ शब्द से बूढ़ा की व्युत्पत्ति बताई थी राकेश सर ने। आज के दूल्हा तो सतीश 60 वर्ष के हो गए। आपने गोदान में पढ़ा होगा, कोई कहता है मर्द जब साठा होता है तो पाठा होता है। सतीश सर तो आप पाठा हुए हैं। अरे 60 कहो मत पाठ भूल कर। अरे तो मैं जवान हूँ। चले गए हैं, निकल गए हैं सतीश सर। सतीश सर के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। वे सब परिवार सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद रहें, उत्तरोत्तर उनका यश प्रस्तुत होता रहे, रूप और आकार ग्रहण कर आकाशीय विस्तार पाता रहे। दो पुस्तकें आई हैं मित्रों, उन्होंने स्वयं के संबंध में, अपनी रचना यात्रा के संबंध में प्रकाश डाला है। आपने उन्हें सुना, गुण मैं उन्हें इस अवसर पर फिर बधाई देता हूं। मंशा सिंह, मनोज सर, आपका आना बहुत अच्छा लगा। आप आए। सर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आदरणीय त्रिविक्रम सर, प्रमोद सर, राकेश सर, डॉक्टर हेमा, डॉक्टर संध्या, चंद्रदेव सर, रमेश सर, सोनल, डॉक्टर सोनम, कवि पंकज कुमार बसंत, डॉक्टर राकेश, आप सबके प्रति हम अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से आदर प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, मेरे मेधावी छात्रों, तुम्हारे सामने सतीश सर हैं। इनकी दो पुस्तकें हैं जिनका लोकार्पण आज हुआ है। ये तुम्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगी पुस्तकें, अध्ययन की दिशा बताएगी, अनुशीलन की दृष्टि देगी, आलोचना के सूत्र देंगे तुम्हें मित्र। तुम इन्हें पढ़ो, समझो, और हम अध्यापक तो तुम्हें पढ़ाते रहे हैं, सदैव तुम्हारे बीच आते रहे हैं। मैं इस सभागार में श्यामनंदन किशोर सभागार में डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की पंक्ति उधार लेकर सतीश सर के लिए कह रहा हूं कि विवाह की फूट की लौ को तुम घन रोक लेंगे क्या? महज ये दो चार तिनके प्रबंधन रोक लेंगे क्या?
सूरज को अंबर बृहद कर दे, अभय पासार दे वर दे, नमन को गीत गा करते, बुझे है ज्योति ईश्वर के, उन्हें आप सबके प्रति मैं अमित अनुराग और आदर व्यक्त करता हूँ। मैं लेखक के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और प्रकाशक को भी